हाँ जी, तो नमस्कार जी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है, क्या पता है सर, आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं वो जारी हो चुकी है। 31 जनवरी से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। तो मैंने आपको बोला भी था और मैंने शॉर्ट्स वीडियो के अंदर और लॉन्ग वीडियो के अंदर भी मैंने आपको क्लासेस के अंदर जानकारी इसकी दे दी थी ना। ये सभी मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड करवा दी थी। तो उसके अलावा हमने और भी बहुत सी बातें देखी थी। थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सी जानकारी मैंने आपको दी थी उसमें ना। तो उसमें मैंने आपको 2000 बातें भी बताई थी कि आपके ऐसे तरीके से फॉर्म शुरू होंगे। आज अपने डिटेल नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। फुली डिटेल नोटिफिकेशन जो आ चुका है, चलिए करते हैं शुरू। पहली बात तो ये जो वैकेंसीज हैं इसकी लगभग 22,000 पोस्टें हैं। कितनी पोस्टें हैं? 22,000 पोस्ट है। ये जो वैकेंसी है वो आपकी है 2025 की। देख लो मेरे बच्चों, साफ साफ लिखो 2025 की वैकेंसी है। जो लास्ट ईयर 2024 की, अभी आप बोलोगे सर ये तो 2026 चल रहा है, लेकिन वैकेंसी 2025 की है ये। और जो आपका 2024 की वैकेंसीज है उसके अभी एग्जाम चल रहे हैं जो कि फरवरी तक चलेंगे। चलिए अपने इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। तो आपके जो फॉर्म इंक्लूड नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट न्यूज, ये आपकी 27 तारीख की न्यूज आ गई थी। जो अपने काम की बात है वो देखते हैं। फॉर्म एप्लीकेशन आपके 31/1/2026 को शुरू हो चुके हैं, यानी कि 31 जनवरी को आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। कब तक भरे जाएंगे सर? ये आपके 2 मार्च तक भरे जाएंगे। कब तक भरे जाएंगे? 2 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन आपको 2 मार्च का वेट नहीं करना है, मैं पहले बता रहा हूं, आपको 2 मार्च का वेट नहीं करना है। ठीक है, तो हाँ सही है, आपको 2 मार्च का वेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि कई बार क्या होता है, साइट बिजी हो जाती है, तो आपकी जो मेहनत होती है वो सारी, मतलब आप जो तैयारी करते हो, आप बोलते हो लास्ट डेट में भरेंगे, लास्ट डेट में भरेंगे, सारी तैयारी बेकार हो जाती है, फिर वो फॉर्म सबमिट नहीं होता। ठीक है, आपको लास्ट डेट इसकी है फॉर्म भरने की, और अगर आप पेमेंट करवाओगे तो वो आपको 2 दिन एक्स्ट्रा दे दिए उन्होंने भी, आपको 4 मार्च तक आप पेमेंट को ऑनलाइन दे सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद में इन्होंने लिखा है कि डेट एंड टाइम फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर पेमेंट नोटिफिकेशन, आप 5 से 14 तक, यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 2 मार्च तक। लेकिन आपको पहले तो फॉर्म भरने में आपने ध्यान नहीं दिया, कोई मिस्टेक होगी। अगर आप उसमें करेक्शन करना चाहते हो तो 5 मार्च से, कब से? 5 से 14 मार्च तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद में है स्क्राइब कैंडिडेट मोशन, आपको स्क्राइब कैंडिडेट्स हैं और मस्ट प्रोवाइड देयर डिटेल्स एंड सर्विस एप्लीकेशन पोर्टल, यानी कि जो स्क्राइब कैंडिडेट हैं जिनको स्क्राइब की जरूरत है वो अपना इस तरह जो स्क्राइब की डिटेल्स है, जो स्क्राइब की डिटेल्स है वो 15 तारीख से लेकर 19 तारीख तक यहाँ पर भेज सकते हो। स्क्राइब क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, देखो अब इन्होंने बोला कि आपकी जो वैकेंसी है वो लेवल 1 to 7 लेवल की है, और एक ही इसका सिंगल एग्जाम होगा, ऑनलाइन आपको इसका फॉर्म भरना पड़ेगा। पोस्ट क्या क्या है? पोस्ट आपकी इन्होंने बोल दिया, लेवल 1 की है, यानी कि ग्रुप डी की पोस्ट है। ग्रुप डी कह सकते हो आप इसे, रेल पर भर्ती का नाम ही ग्रुप डी है, तो ये पोस्ट भी ग्रुप डी की होगी भाई। ठीक है, आपकी सैलरी होगी क्या? 18,000 की लमसम आसपास होगी। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका स्केल ए होना चाहिए, और एज होनी चाहिए आपकी 18 से 33 की है। कितनी एज होनी चाहिए? 18 से 33 साल आपकी एज होनी चाहिए। कैटेगरी में अलग अलग रिलेक्शंस मिलता है, वो अपने आगे देख लेंगे। वैकेंसीज है 21,997 वैकेंसी, तो लमसम आपकी 22,000 आप मान सकते हो ना। कौन कौन एलिजिबल है, यानी कि कौन कौन सी कैटेगरी? आप एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस से हो, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो, एक्स सर्विसमैन हो, या अनदर कोई कैटेगरी से, तो आप वही फॉर्म को भर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं और क्या इन्होंने बात नहीं है। अलग अलग जोन वाइज वैकेंसीज हैं। ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए भाई। तो अपने मेन जो इन्होंने बोल दिया कि आपकी सारा डाटा तैयार होना चाहिए। एग्जामिनेशन प्रोसेस, चलिए आपका जो स्टेज ऑफ एग्जाम होगा वो होगा सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। क्या होगा? एग्जाम की बात करें तो आपका जो एग्जाम होगा वो क्या होगा? कंप्यूटर सीबीटी होगा। क्या होगा? सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एक ही, यानी किसका? अब कई बच्चे बोलेंगे सर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या होता है? तो ऑनलाइन एग्जाम होता है। क्या होता है? ऑनलाइन एग्जाम। आपको कंप्यूटर पे पेपर देना है।
मेरे पास अभी एक मतलब टेलीग्राम पे मैसेज आया था कि सर कंप्यूटर पे कैसे, तो आपको वहाँ पर अब कई बच्चों को मुझे तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी, तो कुछ नहीं करना आपको, सारा वहाँ पर सिस्टम, वहाँ पर जो इन्विजिलेटर होते हैं वो आपको बताते हैं सारा का सारा प्रोसेस, कैसे आपको पेपर करना है कैसे नहीं करना। पेपर के आंसर नहीं बताते, मतलब पेपर करने का आप फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हो तो आपको पेपर करने का वो तरीका बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, आपका एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, क्या होगा आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। 4 प्रोसेस होगा, रिटन एग्जाम, फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है जी। इसको आपको इसके बाद में बस ये आगे चला गया ना, चलो कोई बात नहीं, आगे और देखते हैं। इसमें आपको सारी जो जो मेन बातें हैं वो मैं आपकी सारा बता दूंगा, ठीक है। फिजिकल हो गया, उसके बाद में कोलेटर हो गया, पीटी, इसके आपको मतलब जैसे ही आपने ये टेस्ट पास कर लिया, सीबीटी पास कर लिया, तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए आपको क्या एडमिट कार्ड मतलब कोलेटर बुला लिया जाएगा। फिर उसके बाद में आपको शॉर्ट डीवी, यानी डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपने पीटी पास, पहले आपने क्या किया, पेपर पास किया, उसके बाद में आपने फिजिकल पास कर लिया, उसके बाद में डीवी होगा और डीवी के बाद में आपका मेडिकल होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी सर, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 होगी, 1/1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, फॉर्म की डेट कब शुरू हुए हैं, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, करेक्शन डेट क्या है, और उसके बाद में एग्जाम कैसे होगा, 1 होगा 2 होगा, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में क्या होगा, फिजिकल होगा, उसके बाद में डीबी होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। चलिए ये आपको पता लग गया। नेगेटिव मार्किंग 1/3, यानी 1/3 का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। 1/3 का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो 1/3 का मतलब होता है बच्चों, मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वो क्वेश्चन है आपका सही, तो आपके कितने नंबर आ गए, एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिल गया, हाँ जी सर मिल गया। फिर आपने दूसरा क्वेश्चन किया, वो आपका गलत हो गया। फिर आपने तीसरा क्वेश्चन किया, वो भी आपका गलत हो गया। फिर आपने चौथा क्वेश्चन किया, वो भी आपका गलत हो गया। तो इसके कटेंगे 1/3, इसके भी कटेंगे 1/3 और इसके भी कटेंगे 1/3। इन तीनों को आप मिलाओगे तो आपका 1 नंबर बन जाएगा। अब आपने जो ये एक क्वेश्चन से करके 1 नंबर लिया था ना, ये आपका 1 नंबर यहां से कटेगा, ये 1 नंबर आपका यहां से कट जाएगा। तो आपका 4 क्वेश्चन करने पे आपका कितना नुकसान हुआ, 0 नंबर है। वहीं आप ये तीनों अटेम्प्ट नहीं करते, यानी कि आपको सही से आप क्वेश्चन एक्यूरेसी देते हो, तो आपका फिर ये आपने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए तो आपका ये 1 नंबर का 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ये होती है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है जी। इसके बाद में आगे लोग देखते हैं, इन्होंने क्या बोला है कि कोलेट रहेगा वगैरह वगैरह। जनरल इंट्रोडक्शन आपको दे दिए, वो अपनी देखते हैं क्या बोला है इन्होंने। जनरल इंट्रोडक्शन के लिए भी ये आपको बता दिया। आपके पास क्या होना चाहिए, 10th पास आपके पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आपकी 10th होनी चाहिए, मिनिमम आपके पास 10th होनी चाहिए। उसके बाद में ठीक है जी, आपको फॉर्म भरने का बता दिया, आपके पास ये आपको मित्रा वाले से पता चल ही जाएगा, ये आपको फोटो कैसे लगानी है, और जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में ये आपको जोन वाइज आपको वैकेंसीज भरनी है, पोस्टिंग होगी आपकी जोन वाइज के हिसाब से, सिलेक्टिव भी है, प्रिपरेशन ट्रेनिंग आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। अलग अलग आपको और फ्री ट्रैवल फैसिलिटी आपको मिलेगी, ठीक है। आपको फ्री ट्रैवल ट्रेनिंग के लिए जो फ्री ट्रैवल के लिए आपको फैसिलिटीज मिल जाएगी, ठीक है। चलिए और देखते हैं, चलिए मेडिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं अपने कि आपके पास क्या मेडिकल फिजिकली ऑल फिट होने चाहिए आप, ठीक है। A3C1 फिजिकली इन ऑल फिट होना चाहिए, आपकी आइज वगैरह ये सारा आपको बता दिया है इन्होंने, ठीक है। चलिए जो मेन चीज होगी वो आपको बता दूंगा। आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए, ठीक है। ये इन्होंने आप बता दिया अभी आपकी क्या क्या है, ठीक है। अब देखते हैं कि 18 से 33 ईयर एज क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। तो जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो आपकी एक मतलब आप ये आप मतलब इस कैटेगरी यूआर और ईडब्ल्यू से हो तो आपकी 1 2 1 93, ओबीसी नॉन कैटेगरी से हो तो 90, एससी एसटी से हो 88, ये आपकी 2 और फॉर ऑल कंपटीशन कैटेगरीज ये आपकी डेट ऑफ बर्थ लास्ट डेट तक आपकी ये आपकी जो डेट है ये आप कितनी एज की होनी चाहिए। तो इस
मैक्सिमम आप 1988, 1990, 88 और 2008 तक आपकी इतनी ईयर होनी चाहिए। इसके बाद, इससे पहले आपका इन तीनों से आपका पहले बर्थ नहीं होना चाहिए और इससे बाद का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ से आराम से एज आपकी निकल जाएगी। अब देखते हैं एज रिलैक्सेशन। यहाँ पर देखो, रिलैक्सेशन इज अपर एज लिमिट, मैक्सिमम अपर एज, यानी कि अगर आप NCL से हो, नॉन कैटेगरी OBC से हो, तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST से हो तो आपको 5 साल का मिलेगा। एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलेगा 3 साल का, और OBC से हो तो 6 साल का, और SC ST हो तो 8 साल का। ठीक है, ये आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। चलिए अब देखिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि जो PWD कैंडिडेट होते हैं उनको OBC से हो तो 13 ईयर का, SC SC से हो तो आपको 15 ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको अलग अलग एज के लिए रिलैक्सेशन दी गई है। चलिए, आपको एज का भी अलग मान के चलिए, अलग अलग कैटेगरी वाइज। अगर आप SC ST से हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि आप 38 साल के तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है जी सर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया, 10th पास होनी चाहिए आपके पास, मिनिमम 10th पास आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और देखते हैं कैंडिडेट फॉर्म, जो आपकी फीस है, फॉर्म फीस क्या होगी, 500 रुपये होगी। ठीक है, और CBT के लिए आपकी 500 रुपये फीस होगी, और जो मतलब जनरल कैटेगरी से हैं उनकी 500, और जो SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल्स, ट्रांसजेंडर और डॉक्यूमेंट बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जिनकी सारी हैं, इनकी 250 रुपये आपकी फीस होगी। ठीक है, फॉर्म फीस होगी। लो, इस 250 रुपये का मैं आपको चीज बता देता हूँ। अब कई बोलेंगे कि सर 250 रुपये फीस है, हमें वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बिल्कुल आपको 250 रुपये आपके वापस मिल जाएंगे। देखा जाए तो ये रेलवे एक सिक्योरिटी के तौर पे आपसे लेती है, एक सिक्योरिटी के तौर पे आपसे ये पैसे लेती है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने ये फॉर्म भर दिया, ठीक है, फॉर्म भरोगे तो आपको एक तो ये रेलवे होती है, आपको ट्रैवल की सुविधा फ्री देगी आपको, यानी कि जहां से आप एग्जाम देने जाओगे, जहां तक आप एग्जाम देने जाओगे, उससे एग्जाम से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद में भी आपको ट्रैवल की सुविधा फ्री मिलेगी। आप ट्रैवल ट्रेन में कर सकते हो। ठीक है, और जैसे ही आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम आपने दे दिया, यानी कि एग्जाम में आप प्रेजेंट हो तो आपको 250 रुपये आपके वापस मिल जाएंगे। और अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। एग्जाम दे दिया तो 250 रुपये वापस मिल जाएंगे, अगर नहीं दिया तो कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद में देखते हैं आगे ये क्या कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पेमेंट आपको ऑनलाइन होगी, ये मोड फॉर पेमेंट के बारे में बात बताया गया है। ठीक है, अपनी मोटी मोटी बातें हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट फॉर एग्जामिनेशन फीस, ये आपकी रिजल्ट के बाद आपकी फीस वापस हो जाएगी, इसके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन, अपनी अपनी कैटेगरी से देख ले। जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब आपका रिजर्वेशन देख लेते हैं, रिजर्वेशन कैसे कैसे है, एक्स सर्विसमैन को क्या क्या रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, वो सारा अपने देख लेते हैं अभी कैटेगरी वाइज। लीजिए, यहाँ पर आ गया बेंचमार्क एज पर दिस राइट फॉर पर्सन डिसेबिलिटी PWD एक्ट 2016 1917 के बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज अंडर ब्लाइंडनेस एंड लो विजन को बोलते हैं BI, डेफ एंड हेयर हेयरिंग को HI, लोकोमोटर डिसेबिलिटी को LD। ठीक है, इंक्लूडिंग पैरालिसिस, एसिड अटैक, ये आदि SD के अंदर आ जाते हैं, SI के अंदर आ जाते हैं। ये सारी आपकी डिसेबिलिटीज के प्रकार हैं। ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये मैंने आपको सारी डिसेबिलिटीज बता दी है। एसिड अटैक डिसेबिलिटी, ठीक है, ये इन्होंने सारा डिसेबिलिटी का प्रकार बताया है। मिनिमम आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए भाई। ठीक है, ये इन्होंने डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया बताया है सारा। अपने जो काम की बातें हैं वो अपने देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत बड़ा ये है आपका। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज और दी हुई है, यहाँ पर देखो आप, एक चीज आपको और दी हुई है, वो देखो, जो स्क्राइब कैंडिडेट है, स्क्राइब कैंडिडेट आपको टाइम भी, जो स्क्राइब कैंडिडेट है, जो PWD कैंडिडेट में आते हैं, उनको 1 घंटे पर आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। 20 मिनट एक्स्ट्रा आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी से आते हो तो आपको 1 घंटे के पीछे 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो ये रेलवे ड्यूटी का एग्जाम आपका 90 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? नॉर्मली 90 मिनट का होता है। तो आपको प्लस 30 मिनट और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। कितने मिनट?
30 मिनट आपको और एक्स्ट्रा में मिल जाएंगे। ये भी आपका थोड़ा सा फायदा रहने वाला है भाई, ठीक है। फॉर्म भरना है, स्काइप कैंडिडेट का इन्होंने बता दिया, ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, सारा अपने पढ़ेंगे तो फिर वो कोई मतलब वाली बात नहीं है, जो काम काम की चीज़ें वो थोड़ा सा अपने देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिजिकल इफेक्टिव टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो इंफॉर्मेशन डेट सीबीटी पीटी मेडिकल आदि की अनदर एडिशनल विल बी गिव ऑफर एलिजिबल टू डू आरआरबी आरआरसी वेबसाइट एसएमएस एंड ईमेल, यानी कि ये आपको सीबीटी के लिए, पीटी के लिए, डीवी के लिए और एमई के लिए, यानी कि आपने मान लीजिए आपका सीबीटी है तो आपको ये बताएंगे कैसे कि आपका एग्जाम है, तो आपको मेल और आपके पास मैसेज द्वारा ये आपको बता देंगे, यानी कि आप अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल, जब आप रजिस्ट्रेशन करो तो जो आपका खुद का मोबाइल नंबर है वो आप खुद का मोबाइल नंबर लगाओगे और खुद की मेल लगाओगे, ऐसे नहीं भी किसी और के लगा दोगे, क्योंकि आपके पास खुद के पास फोन तो होगा, सीधी सी बात है, तो आप ये खुद का डाटा लगाओगे ताकि जब भी आप इनको मैसेज दें आपको आपके पास न्यूज़ पहुंचाएं कि आपका एग्जाम है, तो मेल या मैसेज आएगा आपके पास, दोनों ही आ सकते हैं। फिजिकल के लिए भी आपको मेल मैसेज आएगा, डीवी के लिए भी आपको मेल और मैसेज आएगा और मेडिकल के लिए भी आपको मेल और मैसेज आएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चों को पता ही नहीं चलता कि सर हमारा एग्जाम पास है या नहीं है। चलो अब देख लेते हैं पेपर में आएगा क्या क्या, इसकी हमने पहले भी चर्चा कर ली थी, आज भी कर लेते हैं। एग्जाम कितने टाइम का होगा सर? एग्जाम 90 मिनट का होगा। कितने मिनट का? 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 1 घंटे 30 मिनट का आपका एग्जाम होगा। जनरल साइंस, जनरल साइंस आएगी आपकी 25 नंबर की, कितने नंबर की? 25 नंबर की 25 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स आएगी आपकी 25 नंबर की 25 क्वेश्चन। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी आपकी 30 नंबर की 30 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर आएगा आपका 20 नंबर का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके 100, यानी कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ यहाँ पर, जो अभी एग्जाम चल रहे हैं, मैंने भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप सभी एग्जाम देते हो, मैंने आपको पहले भी बोल दिया था मैं सभी एग्जाम देता हूँ एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। तो आपको पता है हमारे चैनल पर बायोलॉजी की मैं नरेंद्र कुमार बायोलॉजी मैं करवाता हूँ। ये 25 क्वेश्चन के 25 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है। रीजनिंग भी हमने स्टार्ट कर दी, ये 30 के 30 रीजनिंग में मैंने कर दी, ठीक है। मैथमेटिक्स थोड़ी मेरे को कम आती है, इसलिए मैंने मैथमेटिक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो इसके लगभग 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे, और उसके बाद में अवेयरनेस के लगभग 16 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मान लीजिए मैंने जो अटेम्प्ट किए थे वो नॉर्मली बता रहा हूँ, बताना सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो समझो। ये आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, तो भाई साहब इस बार रेलवे ने करंट अफेयर बहुत पूछा है, करंट अफेयर का ट्रेंडिंग चल रहा है, तो आपका करंट अफेयर पे फोकस करना है यहाँ पर। या ये देखो ये तीनों जो आपको करनी करनी साइंस हमारे चैनल पर सारी की सारी आ रही है क्लासेस वाइज, एक एक टॉपिक आपका आ रहा है, तो क्लासेस देखो क्वेश्चन आंसर निकालो। मैथमेटिक्स आप तैयार करो, रीजनिंग भी आपको मिल रही है, ये दो चीज तो अपने देखो 25 और 30 55 नंबर का काम तो हमारे YouTube चैनल से ही आपको मिल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका काम, ये फ्री के नंबर होते हैं, अभी रीजनिंग वाले फ्री के नंबर होते हैं, कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के सवाल बन जाते हैं, बस बात प्रैक्टिस पे है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करो, सिलेबस को कंप्लीट करो, क्वेश्चन आंसर निकालो बस, और करंट अफेयर पर ध्यान दो, डेली करंट अफेयर पढ़ते रहो आधा एक घंटा, इतने में आपका काम चल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग बताया गया 1/3 है, ठीक है, और टाइम का बताया दिया आपको कितना टाइम मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोल दिया कि सिलेबस में क्या क्या आएगा, देख लेते हैं मैथमेटिक्स में क्या आएगा, मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछेगा थोड़ा सा देख लेते हैं, तो नोट कर लेना भाई, अगर कोई बच्चे नोट करना चाहे तो क्या क्या आएगा, नंबर सिस्टम आएगा, कौन सा? नंबर सिस्टम, बहुत इजी टॉपिक होता है मैथ का। बोर्ड मास आएगा, बहुत इजी है। डेसिमल फैकल्टीज आएगी, डेसिमल फ्रैक्शंस आएगी आपकी, एलसीएम आएगा, एचसीएफ आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा, ठीक है, परसेंटेज आएगा, मेंसुरेशन आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा, टाइम एंड डायरेक्शन आएगा, डिस्टेंस आएगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, अलजेब्रा आएगा, जियोमेट्री आएगी, ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ज्योमेट्री एंड स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक पाइप एंड ईटीसी आपके क्वेश्चन आएंगे। तो मेनली आपको फोकस सभी टॉपिक पे करना है। रीजनिंग भी सारी की सारी है, जैसे एल्गोरिथम्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिक्स ऑप्शंस,
रिलेशनशिप, डायग्राम, डाटा एनालिसिस, ठीक है, लगभग सारी आपकी रीजनिंग है। या यहाँ देखो जनरल साइंस में ऑल सिलेबस अंडर दिस विल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फॉर 10th क्लास स्टैंडर्ड। देखो यहाँ पर लिखा है सीबीएसई, यहाँ पर देखो सीबीएसई, इन्होंने बोला है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, लाइफ साइंस में आपकी बायोलॉजी भी आ जाएगी, एनवायरमेंटल साइंस भी आ जाएगी, बॉटनी भी आ जाएगी, जूलॉजी वगैरह वगैरह, वो सारा का सारा इन्होंने बोल दिया लाइफ साइंस के अंदर कि हम 10th लेवल तक, 10th स्टैंडर्ड की सीबीएसई बोर्ड की हम बायोलॉजी आपको साइंस प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपको थोड़ा सा 10th लेवल की ही नहीं पढ़नी है, 12th तक पढ़ लेना है। 10th और 12th की बीच की आप पढ़ दोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में करंट अफेयर में इन्होंने बोल दिया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये अपना यूट्यूब पर पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा है, जनरल अवेयरनेस से भी आपका टॉपिक पढ़ा है। उसके बाद में स्पोर्ट्स आ गया, कल्चर आ गया, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स आ गई, पॉलिटी आ गई, अनदर सब्जेक्ट और इंपॉर्टेंस आपका करंट अफेयर आपको पढ़ना है। चलिए अब देख लेते हैं फिजिकल में आपका क्या क्या पूछ जाएगा, फिजिकल इन्फ्लेटेड पीपीटी में आपको क्या क्या करना है वो देख लेते हैं अभी क्या क्या करना है। मेल कैंडिडेट के लिए जो मेल कैंडिडेट है, अब देखो मैं फटाफट वीडियो बना रहा हूं क्योंकि एक ही छोटी वीडियो में आपको ज्यादा जानकारी दे दूं, इसलिए तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने ये सिलेबस वाला कवर कर लिया, आपने एग्जाम पास कर लिया, एग्जाम सिंगल आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास हो गए, अब होगा आपका फिजिकल। तो मेल और मेल के लिए क्या होगा, शुड बी कैरी 35 किलो वेट आपको लेके चलना है मेल को, ठीक है। फॉर ए डिस्टेंस फॉर 100 मीटर, 2 मिनट फॉर 1 चांस अबाउट। अब देखो इन्होंने बोला है कि एक क्या करना है, एक तो आपको 35 केजी आपको किसी भी थैले में या कट्टे में आपको भार दिया जाएगा, ठीक है। 35 किलो भार उठा दिया, अब आपको चलना है 100 मीटर दूर, कितने मीटर, 100 मीटर दूर आपको चलना है वो वजन लेके, कितने समय में, 2 मिनट, 2 मिनट में आपको 100 मीटर चलना है, ज्यादा नहीं है, आराम से आप चल सकते हो। खास करके गांव वाले तो चल ही सकते हैं, है ना, गांव वाले तो ये नॉर्मल सी बात है, इनके लिए कोई टफ नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है, आपको एक ही चांस दिया जाएगा, ऐसे नहीं है कि आप 50 मीटर चले और मैं तो थक गया 2 मीटर क्यों गया ना, आपने भार को नीचे नहीं उतारना है, बस 100 मीटर आपने 35 किलो वजन लेके चलना है, ठीक है। ये क्राइटेरिया आपने पार कर लिया। उसके बाद में शुड बी अवेल फॉर रन, अब आपको दौड़ना है। पहले आपको ये 35 किलो वजन चकाएंगे और कहेंगे कि 100 मीटर चलो आप कितनी देर में, 2 मिनट में, ठीक है सर, आपने ये तो कर दिया। अब वो बोलेंगे कि अब आपको भागना है 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर आपको चलना है 4 मिनट और 15 सेकंड, 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है। हो जाता है आराम से, ज्यादा नहीं है, लगभग हो जाता है। अब आ जाओ लड़कियों पे या महिलाओं पे, तो उनको क्या है, उनको 20 केजी क्यों गई, है ना, लड़कों को बेचारों को 35 किलो, लड़कियों को 20 किलो, चलो कोई बात नहीं ना, 20 किलो वजन लड़कियों को लेके चलना, 100 मीटर कोई और 2 मिनट कोई, बन चांस सेम, बस यहाँ पर कंडीशन सेम रहेगी, बस लड़कों को 35 किलो है तो वहां पर लड़कियों को 20 किलो वजन दे दिया, और अब लड़कियों को बोल दिया है कि आपको 1000 मीटर चलना 5 मिनट 40 सेकंड। लो जी, लड़कों को 4 मिनट 15 सेकंड दे दिया, लड़कियों को दे दिया 5 मिनट 40 सेकंड 1 किलोमीटर में। तो ये लड़कियों के लिए भी थोड़ा सा फायदा हो गया ना, वजन भी कम है और दौड़ने के लिए आपको टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। दिस पर्सन विद बेंचमार्क इज सर्टिफिकेट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन फॉर द प्रोबेबिलिटी और सीबीटी कैंडिडेट फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर पीडब्ल्यू। अब आपका जो पीएड कैंडिडेट है उनका मेडिकल वगैरह हो जाएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं एक्स सर्विसमैन का आ गया, कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट आपके पास सारे कंप्लीट होने चाहिए। और देखते हैं नॉर्मल फॉर मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा, हाउ टू अप्लाई, ये आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के लिए इन्होंने बता दिया, बीएसएस का नॉर्मल जनरल गाइडेंस इन्होंने दे दी है। लाइव फोटो आपको फॉर्म भरने के लिए करनी होगी, ये आपको सारा इंपॉर्टेंट से बता दिया है, ठीक है। सर्टिफिकेट आपके पास सारे होने चाहिए, डिसेबिलिटी वगैरह वगैरह की, फोटो साइज इन्होंने बता दिया, ये देखो यहाँ पर फोटो को इतनी एमबी इतना साइज होना चाहिए फोटो का, सिग्नेचर का। और हाँ एक बात यहाँ पर और आपको नोट करनी है कि जब आप सिग्नेचर करो ना, तो आप जैसे मैं सिग्नेचर करना है तो आप लाइन में सिग्नेचर करोगे। लाइन में सिग्नेचर का मतलब क्या है,
बाकी मैं आपको समरी में सारा कुछ बता दूंगा। लाइन में आपका सिग्नेचर का मतलब ये है कि जैसे मैं अपना सिग्नेचर करता हूं नरेंद्र कुमार, आपको इस तरह से अपना सिग्नेचर करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से सिग्नेचर करेंगे NARENDER, तो ये आप सिग्नेचर आपका वैलिड नहीं होगा, ये सिग्नेचर आपको करनी है। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैटर ये आपको इन्होंने बता दिया। सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। अब इन्होंने बोल दिया कि स्क्राइब के लिए थोड़ा सा आपको, मैं आपको जो मेरी राय है स्क्राइब के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो आप अगर आप स्क्राइब लेना चाहते हो, स्क्राइब किसको मिलेगा, जो डिसेबल कैंडिडेट हैं या जो वो लिख नहीं सकते या वो पढ़ नहीं सकते, उन कैंडिडेट के स्क्राइब का क्या सीन रहेगा। तो आपके पास दो कंडीशंस होंगी स्क्राइब की। एक तो जब आप फॉर्म भरोगे, आपको अपनी कैटेगरी, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो सर आपको करना है। तो जब आप स्क्राइब के लिए वो पूछेगा कि स्क्राइब आपको चाहिए, तो आप वहां पर करोगे यस, आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप यस करोगे। अब आपके पास वो करेगा ऑन स्क्राइबर या डिपार्टमेंट, आपको ये दोनों चीजें वहां पर पूछी जाएगी। ठीक है, अब मैं मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ यहां पर शेयर करूंगा। अगर आप ऑन स्क्राइब करते हो तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, मिस्टेक मत करना, बाद में बहुत परेशानी होती है। अगर आप ऑन स्क्राइब करते हो और तो वहां पर आपको, अब वैकेंसी कितनी पास में, 10th पास, कितनी पास की है, 10th पास की ये वैकेंसीज है। तो आप जो स्क्राइब के लिए साथ में अपना फ्रेंड है, भाई है, बहन है, जो भी है, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन का, आपसे कम क्वालिफिकेशन का, यानी कि 10th उसकी अगर 10th है भी, या मतलब पहली बात तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो देखा है, मैंने जो रेलवे एग्जाम में देखा था, एक बंदे के साथ ऐसा हुआ था, वो ले आया था तो उसको एंट्री नहीं मिली थी। ठीक है, तो आप या तो 9th जिसने कर रखी है या वो 10th में पढ़ता हो, वो बंदे के आप डॉक्यूमेंट्स लगाइए और आपका स्क्राइब आप उसको लेके जा सकते हो। आपको पहले उनको बताना होगा। अगर आपने कर दिया डिपार्टमेंट, तो वो डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर कुछ भी डाटा उसका फिल नहीं करना, क्योंकि डिपार्टमेंट खुद करवाएगा सारा। आपने डिपार्टमेंट कर दिया, जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आता है, तो जिस सेंटर में आप उनको 2 या 3 दिन, एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले कॉल करके बोल दो, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये मेरा नाम है, तो मैंने डिपार्टमेंट के लिए स्क्राइब का बोला है, तो आप मुझे स्क्राइब करवाइए। ये डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो आपको डिपार्टमेंट करवा देगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगा भाई, डिपार्टमेंट से बोल दो, ज़्यादा झंझट ही ना होना। ठीक है, चलिए और देखते हैं। एप्लीकेशन के लिए बताया गया क्या इनकी क्राइटेरिया है, इक्वल लेटर ये अपने पढ़ लिया था ना। ठीक है, और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट्स यूज फॉर, ये क्या, मेरे को ये तो चलाना नहीं आता। ठीक है, दूसरी बात, अब है ये आपकी अलग अलग जोन की अलग अलग वैकेंसी। मैं जोन की एक अलग से वीडियो बना दूंगा भी किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसीज है। और हाँ, एक जोन में एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म लगा सकता है, ये और बात आपको ध्यान में रखनी। एक जैसे आप एक कैंडिडेट हो, तो आप जैसे अहमदाबाद में आपने लगा दिया, तो आप ऐसे नहीं अहमदाबाद में मैंने फार्म लगा दिया, अब मैं अजमेर में भी फार्म लगा देता हूँ, नहीं। ऐसा करने पर आपको परीक्षा से बाहर, फॉर्म आपका रद्द और आपको डिबार घोषित किया जा सकता है। ये बात भी आपको नहीं करना है। यानी कि आप चाहे अहमदाबाद में लगाओ, चाहे अजमेर में लगाओ, चाहे बेंगलुरु में, भोपाल में, भुवनेश्वर में, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, ठीक है, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज, कराची और सिकंदराबाद, इनमें से आप किसी एक में भी एक ही फॉर्म लगा सकते हो। एक कैंडिडेट एक फॉर्म किसी एक में आप लगा दो। ऐसे नहीं अभी आपने अहमदाबाद में लगा दिया, गोरखपुर में भी लगा देता हूँ, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। ये इनकी मेल है और ये इनकी ये इनकी साइट है और ये इनके फोन नंबर है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए, ये अलग अलग आपकी वैकेंसीज आगे, नॉर्थ साइड, सेंट्रल रेलवे, ठीक है, ये आपको सारा इन्होंने बता दिया है। इनका मतलब बताया कि इसका क्या मतलब है, आरसीएफ का, आरआरसी का ना, तो ये इन्होंने मतलब बताया है। तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं नॉर्मल। अब ये फॉर्मेट चुका सर्टिफिकेट, ये इनके फॉर्मेट पर फॉर्मेट बताएंगे, ठीक है, ये आपके काम के नहीं, क्योंकि आपके पास फॉर्म है तो इसमें कोई वो किंतु किंतु वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ,
डिक्लेरेशन, ठीक है। एग्जाम, ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है भाई। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है ये आपका। इस पर फॉर्म पे आपको, वैसे तो आपके पास है, तो आपके पास वो जरूरत नहीं है कि आपको ये बार बार देना है ना, नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है। ये आपका एक बार आप, क्योंकि सर्टिफिकेट एक बार ही बनता है, बार बार नहीं बनते ना, तो आपका वो इसमें इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन फॉर फिजिकल इंटरेस्ट, ठीक है। ये सारे आपके मतलब वो सर्टिफिकेट है भी आपको इस तरीके से अपने परफॉर्म में तैयार करवाने हैं, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस देख लेते हैं। चलिए, अब है असिस्टेंट स्टेट डायरेक्टर सब मेडिकल स्टैंडर्ड VILB। ये आपकी अलग अलग वैकेंसीज के बारे में बताया हुआ है कि आप किस तरह से वो चीज़ें फॉर्म फिल, सिंगल LB ब्लाइंड, ठीक, इन्होंने मतलब बताया इसका ये मतलब है, ये अपने पीछे चर्चा करके आ चुके हैं, ठीक है। मुंबई, इन्होंने अब ये देखो, ये आपको वैकेंसीज बताई है, इन्होंने क्या बताई है, वैकेंसीज बताई है। अब देखो, मैं ये एक वैकेंसी आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में आगे आपको देखनी है सारी, जिस भी जोन से आप करना चाहो, क्योंकि सारी की सारी अपने करेंगे तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। चलो अपने राजस्थान से बिलोंग करते तो जयपुर में देख लेते हैं ना, जयपुर में क्या क्या है। देखो यहाँ पर पहले देखो, आपको असिस्टेंट ब्राइड, असिस्ट ब्राइड कितनी है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, NBR जयपुर, UR की है 7 सीटें। यहाँ पर देखो UR की 7 सीटें, SC की 2, ST की कोई सीट नहीं है, OBC की 1 सीट है, EWS की 2 है, टोटल है 12। एक्स सर्विसमैन की 2, CCA की 1, VI की 0, LD की 0, HI की 0, OD की 0, MD की 0, ये सारी 0 है, ठीक है। अब आगे मिनिस्टर में देख लो, ये सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये अलग अलग पोस्टेज हैं, तो इस पोस्टों को आप देख कर ही आपको फॉर्म भरने होंगे कि किस में कोई, अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है वो VI है, ठीक है, और वो फॉर्म इसमें लगा देता है, इस कैटेगरी में फॉर्म लगा देता है, तो इसमें तो सीट ही नहीं है, तो आपकी संभावना नहीं है ना, वो चीज़ आपको थोड़ा सा देखनी है। जब आप पोस्ट भरो तो आपको प्रेफरेंस देखनी है कि मुझे किस में भरने में फायदा है, तो वो आप पहले सीटें चेक करना, उसके बाद में ही आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। ये आपकी जोन वाइज वैकेंसीज आ गई है, कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं वो आपकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वैकेंसीज देख लिया आपने, उसके बाद में आगे और चलते हैं, कोई काम की चीज़ पे, ये सारी वैकेंसीज है, ये आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना अपनी। ये यहाँ पर वैकेंसीज है। अब मैं आपको जो मोटी मोटी बात बतानी है वो बता देता हूँ, क्या बतानी है। चलिए उसकी थोड़ा सा अपने जिक्र कर लेते हैं। चलिए क्या जिक्र करना है, अब मोटी मोटी जो बातें हैं वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। चलिए हम बात कर रहे हैं RRB ग्रुप B की वैकेंसी कब की है, 2025, ठीक है। टोटल पोस्ट कितनी है, टोटल पोस्ट है सर लगभग 22,000, कितनी है, 22,000। फॉर्म कब से शुरू है, 31/1/26 से, और लास्ट डेट कब है इसकी, लास्ट डेट है आपकी 2 मार्च 2026, इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म फीस आपको बताया दिया 500, 400 और 250 रुपए, ये आपको वापस एग्जाम देने के बाद में आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जाम होगा आपका ऑनलाइन, एग्जाम मोड कैसा होगा, ऑनलाइन होगा, उसके बाद में फिजिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद में DV होगा, उसके बाद में मेडिकल आपका होगा, ठीक है। एग्जाम समय कितना होगा, एग्जाम समय होगा आपका 90 मिनट। पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, पेपर में पूछा जाएगा आपका साइंस, रीजनिंग, मैथ और जीके। कितने कितने नंबर का, 25 नंबर, रीजनिंग 30 नंबर, मैथमेटिक्स 25 नंबर और जीके आपका 20 नंबर, ये आपके पूछे जाएंगे। सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या आपको पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका एग्जाम लगभग जून के बाद में कभी हो सकता है, ठीक है। जो आपको बातें ध्यान में रखनी है फॉर्म भरते समय, क्या क्या ध्यान रखना है, नाम जो आपका 10वीं की मार्कशीट में है वही आपको नाम रखना है, नाम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, न्यू फोटो आपके पास होनी चाहिए, साइन आपके एक्यूरेट होने चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी आप कैटेगरी हो उसका आपका सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए,
कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास सेंट्रल का होना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है। रेलवे आपको ट्रैवल की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती है, तो अब वो मैं आपको बता ही चुका हूँ भी कैसे कैसे होता है, ठीक है। और उसके बाद में आपका फिजिकल में क्या होगा वो भी मैं आपको सारी बातें शेयर कर चुका हूँ। फिर भी किसी बच्चे को कोई परेशानी हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आए, तो वीडियो को कमेंट में मुझे बता देना कि सर ये चीज़ हमें दोबारा बता दीजिए, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि आपको साइंस और रीजनिंग 55 नंबर का काम हमारे चैनल से मिल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।